मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज मैं आपको एक चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, शायद आपकी एनसीईआरटी में ये पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट देना चाहती हूँ, और वो असाइनमेंट इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। वो आपका टेस्ट हो चुका है उसमें से है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, आप तीनों सिर्फ एक क्वेश्चन करके आएंगे घर से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और साथ में आप मेरे को इसी चीज़ को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करके लाएंगे। क्या समझ आया? आपको हिंदी में लिखना है, इस आंसर को आप हिंदी में लिखिए। आपको इंग्लिश में लिखना है, आप इंग्लिश में लिखिए। आपको जैसे भी कंफर्टेबल हो आप सिर्फ उतना लिख के लाएंगे। कल का पर्पस ये नहीं देखने का है कि हाँ क्या आपने कैसे लिखा है। कल का पर्पस सिर्फ इतना है कि आपने उस क्वेश्चन को कैसे समझा है, बिकॉज़ ये क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए अब आपके पास चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है, केमिस्ट्री का ये एक चैप्टर है। इस चैप्टर को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए अब मैटर होता क्या है। ठीक है, मैटर एक ऐसी चीज़ है जिसका अपना एक मास है और जो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो। आप इस डेफिनेशन को अगर ध्यान से देखें तो मैंने लिखा है एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मतलब चेयर क्या है भाई? वो उसका अपना एक वेट है, उसका अपना एक मास है। ठीक है, और वो कमरे के अंदर स्पेस भी ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। तो चेयर क्या हुआ? मैटर हुआ या नहीं हुआ? हुआ। ठीक है, टेबल मैटर है या नहीं है? है। तो फिर मैटर देखो, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं आपके आसपास जिसने भी स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है और जिस भी चीज़ का मास है, मतलब कि जो भी एक जिस भी चीज़ का कोई वेट है, मास है, वेट भी नहीं आप मास ही लिखोगे इसमें। ठीक है, तो वो आपका क्या है? मैटर। तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका मतलब मास या जिसको हम मैटर में काउंट नहीं करते? ठीक है, तो कुछ एक एग्जांपल ऐसा सोचो कि कोई एक ऐसी चीज़ जो है बट मैटर नहीं है। तो साउंड भी, साउंड जो है वो स्पेस, उसका कोई अपना एक मास नहीं है। लाइट, उसका अपना कोई मास, अपना कोई एक स्पेस नहीं है। ठीक है, आप भी उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हो। ठीक है, तो लाइट हो गया, साउंड हो गया, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसका अपना कोई मास और अपना कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, तो उसको हमने मैटर में काउंट नहीं करना। मैटर में हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को काउंट करेंगे जिसका अपना एक मास होगा और जो ऑक्यूपाई करेगा स्पेस। एग्जाम्पल चेयर, टेबल, कोई भी एक ऐसी चीज़। अब अगर मैं लव, मैं फीलिंग्स, मैं कोई भी एक ऐसी चीज़ की बात करती हूँ तो क्या मैं उसे मैटर काउंट करूँगी? नहीं। ठीक है, बिकॉज वो आपका अपना एक मास या उसको स्पेस से मैं काउंट नहीं कर सकती। तो आपकी जो भी फीलिंग्स हैं, अफेक्शन है, कोई भी लव का फीलिंग है, वो चीज़ें आपका मैटर नहीं है, वो मैटर में काउंट नहीं होगा। अब देखिए मैटर क्या है फिर? ऐसी कोई भी चीज़ जो पार्टिकल्स से बनी हुई हो, क्योंकि पार्टिकल्स का ही तो मास होगा ना। पार्टिकल्स जुड़े हुए होंगे तो ही तो वो कोई एक मास दिखाएंगे, और जब वो जुड़े हुए होंगे तो ही तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो मैटर क्या है कि इट इज़ ओनली जस्ट मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। आप ये देखिए कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स जब जॉइन होते हैं तो वो फिज़िकली भी कंबाइन होते हैं और वो केमिकली भी होते हैं। ठीक है, केमिकली किस फॉर्म में? जैसे कि एलिमेंट हो गया, मिक्सचर हो गया, कंपाउंड हो गया। ठीक है, बट ये वाला जो मैटर, ये वाला
कंटेक्स्ट है मैटर का, ठीक है। मैटर में पार्टिकल्स जो हैं वो फिजिकली भी कंबाइन करके बनाते हैं और केमिकली भी। तो केमिकली जो है वो हमें नेक्स्ट चैप्टर में देखना है। फर्स्ट चैप्टर में, इस चैप्टर में आपका जो मेन फोकस है वो ये है कि इट इज़ बेस्ड ऑन योर फिज़िकल स्टेट। बेस्ड ऑन फिज़िकल स्टेट में मैटर को कितने पोर्शन में डिवाइड कर सकती हूँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल स्टेट, कैसे वो दिखता है उसकी अपीयरेंस के बेस पे मैं मैटर को 3 फॉर्म्स में डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। मैंने कर भी दिया, यहाँ पे मैंने सॉलिड लिखा, ये लिक्विड, ये गैस। पर इसको समझने के लिए हमने क्या करना है कि अब आप देखो, सॉलिड की बात करते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक सॉलिड चीज़ ले लो, जैसे कि बर्फ़, आइस, ठीक है। लिक्विड की बात करते हैं तो वाटर, मैं उसी फॉर्म की बात कर रही हूँ। अब देखो, अगर तुम आइस की बात कर रहे हो तो आइस भी है तो वाटर ही, वाटर से ही बना हुआ है, ठीक है। वाटर है ही अपनी लिक्विड फॉर्म में। और उसके बाद अगर मैं वाटर को फर्दर हीट करूँगी तो वो वाटर वेपर बन जाएगा। तो यही मैंने एक ही चीज़ का डिफरेंट फॉर्म ले लिया, ठीक है। सॉलिड में आइस, लिक्विड में वाटर एंड गैस में वाटर वेपर, ठीक है। तो सॉलिड की अगर मैं बात करती हूँ तो मैंने यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाया, ठीक है। बहुत बेस्ट वे है इस डायग्राम से समझने का कि सॉलिड क्या है। एक ऐसी चीज़ जिसका अपना एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम हो, ठीक है। भाई अपना एक प्रॉपर शेप हो किसी भी एक सॉलिड पार्टिकल का। सॉलिड पार्टिकल्स मतलब कि सॉलिड कोई भी एक सब्सटेंस है, ठीक है, वो सॉलिड काउंट तब होगा जब उसका अपना एक डेफिनेट शेप होगा और डेफिनेट वॉल्यूम होगा। और इस कंटेक्स्ट में बनाने का और लिखने का पर्पस ये है कि ताकि आप इन तीनों के डिफरेंसेस को भी समझ सको, ठीक है। तो सॉलिड क्या है कि इसमें अपना एक डेफिनेट शेप है और अपना एक डेफिनेट वॉल्यूम है। लिक्विड क्या है कि लिक्विड में आप देखो, शेप तो लिक्विड ऑक्यूपाई करते हैं भाई। जिस भी पतीले में तुम पानी डालोगे तो वो उसका अपना एक पतीले का शेप वो ले लेगा, ठीक है ना। उसी पतीले के शेप में वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। बट अब आपने ग्लास में डाला तो पानी का शेप जो है वो तो चेंज हो ही रहा है ना, वो सेम टू सेम तो नहीं रह रहा ना। तो उसका क्या है, इनडेफिनेट शेप है, ठीक है। बट वॉल्यूम डेफिनेट है। जिस भी चीज़ में डालोगे उतना ही वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। जितना वॉल्यूम तुम डालोगे उसी के हिसाब से वो डेफिनेट वॉल्यूम शो करेंगे। बट अगर मैं लिक्विड के बाद गैस की बात करूं तो गैस में क्या है कि अगर कोई भी एक गैस में पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है ना। आप डायग्राम से देखो तो पार्टिकल्स दूर दूर हैं और इनका अपना कोई एक डेफिनेट शेप या डेफिनेट वॉल्यूम ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि इनके पास मतलब जैसे ही गैस जो है किसी भी एक एनवायरनमेंट में होगी तो वो कहीं ना कहीं डिस्पर्स करेगी, वो फैलेगी, ठीक है। उसका अपना एक डेफिनेट शेप या डेफिनेट वॉल्यूम होता ही नहीं है, पहला डिफरेंस। अब आप डायग्राम से देखो तो डायग्राम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सॉलिड्स के केस में पार्टिकल्स जो हैं, ये मैंने गोल गोल जो बना रखे हैं ये क्या है, पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइट टाइट है। अगर आप दो पार्टिकल्स को बनाते हो और इसके नीचे आप एक पार्टिकल और बनाते हो तो स्पेस जो है वो आती तो है पर स्पेस बहुत कम होती है। दो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मैं इस स्पेस की बात कर रही हूँ कि दो पार्टिकल्स या पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस है उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट देखने को मिल रहा है कि सॉलिड्स के अंदर जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो हैं वो बहुत ही कम होती हैं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ सटके हुए हैं मतलब कि वो एक दूसरे के साथ क्लोजली बाइंड हैं। तो अगर क्लोजली बाइंड हैं तो उसके लिए एक और टर्म यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो
यहाँ पे हमने क्या बात करी, दो चीज़ों की बात करी। एक तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब क्या है कि दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस, ठीक है। तो सॉलिड के अंदर हम डायग्राम के थ्रू ही देखें तो आपको वो स्पेस जो है वो कम दिख रही है, तो मिनिमम है। अगर मैं कंपेयर करूँ सॉलिड लिक्विड गैस को, तो आप डायग्राम को ही देख के उसको एनालाइज करो कि जो ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है सॉलिड में वो कम है, बहुत कम है, मिनिमम है। फिर लिक्विड्स के अंदर यही स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा है, मॉडरेट है, बट गैस में और दूर दूर हैं पार्टिकल्स, और ज़्यादा दूर दूर पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये स्पेस जो है वो आपकी कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही है गैसेस के केस में। तो यहाँ पे मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं। चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि जो पार्टिकल्स, ये अब इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। पार्टिकल्स का ये नेचर होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस जो हैं वो लगाते हैं, अट्रैक्शन के या फिर रिपल्शन के, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड्स के केस में पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे के साथ बड़े टाइटली बाउंड होते हैं, और ये जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी फिर मैक्सिमम होगा, क्योंकि इकट्ठे हैं, पास पास हैं मॉलिक्यूल्स। फिर लिक्विड में मॉलिक्यूल उतने भी पास नहीं हैं, पर अगर मैं कंपेयर करूँ गैसेस से तो मॉलिक्यूल्स फिर भी पास हैं। तो इसलिए मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और गैसेस में मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ही दूर दूर हैं। तो आपका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, ठीक है। ये तो आपका मतलब कि देखो 4 पॉइंट्स हो गए डिफरेंस के, कि ये 3 पॉइंट्स हो गए। एक तो इसका डेफिनेशन हो गया, दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस के बारे में हो गया, तीसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हो गया, ठीक। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट क्या है भाई, इसका डायग्राम है। डायग्राम भी तो एक डिफरेंस ही है। आप जब तक डायग्राम्स की तरफ फोकस नहीं करोगे तब तक आप थोड़ा सा दिमाग में समझ भी कम रखोगे। इसलिए साइंस में फोकस करा करो थोड़ा सा डायग्राम्स के ऊपर, उसको देख के समझा करो कि हाँ वो हमें हमें क्या समझ आ रहा है, ठीक है। क्रैमिंग नहीं करनी है आपको। देन अब देखो, इसी डायग्राम में हम बात करते हैं कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये वाली बात बोली कि जब सॉलिड लिक्विड में गया, मतलब आइस का एग्जांपल लिया, तो मैंने इसको क्या किया, हीट किया, तभी तो भाई वो वाटर में चेंज हुआ, ठीक है। और फिर मैंने अगर इसको हीट किया तभी तो वाटर वेपर बना, ठीक है ना। अब अगर मैंने आइस को हीट कर दिया, मेल्ट मतलब एक तरह से हीट कर दिया, तो वो क्या हो गया, वाटर बन गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया। और लिक्विड को फर्दर हीट किया तो वो क्या बन गया, वाटर वेपर बन गया। तो तुम्हें इस डायग्राम को देख के क्या लग रहा है कि हीटिंग क्या करता है, हीटिंग, क्या तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि हीटिंग जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को कम कर रहा है, ठीक है। अब देखो, सॉलिड था, सॉलिड में पार्टिकल्स जो थे वो बहुत टाइट टाइट थे। मैंने क्या करा, मैंने हीट कर दिया, ठीक है। मैंने आइस को हीट कर दिया, तो हीट करने से ये मॉलिक्यूल्स जो हैं अब क्या उतने पास पास रहे जैसे सॉलिड में थे, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स का स्पेस बढ़ गया, ठीक। फिर आगे जब मैंने इसे फर्दर हीट किया तो मॉलिक्यूल्स और दूर दूर फैल गए, ठीक है। तो मतलब ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हैं, वो रिड्यूस हो रहा है भाई, इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना है। एक बारी और सुन लो कि जैसे ही मैं हीट प्रोवाइड करूँगी सॉलिड में, अगर मैंने आइस को हीट प्रोवाइड किया तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, वो भी कम हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो
ये आपका कुछ ना कुछ एक ऑब्जर्वेशंस से आप स्टडी किया करो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि देखो दो चीज़ें होती हैं, दो फिनोमिना हमने देखे कि या तो मैं हीट कर रही हूँ, ठीक है ना, अगर मैं इसको आइस को हीट कर रही हूँ तो वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड को हीट कर रही हूँ तो वो गैस में चेंज हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं गैस को कूल करूँगी, मतलब वाटर वेपर को कूल करूँगी, तो वो पानी में चेंज होगा, और अगर मैं पानी को कूल कर दूँ तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कूलिंग और हीटिंग का फिनोमेना जो है ये आपका पैरेलली चलता है। अब फिज़िकल चेंज या फिज़िकल, ये क्या है, ये आपका एक तरह से फिज़िकल चेंज हुआ, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर में पढ़नी है एक एक करके, बट यहाँ पे ऑल्दो मैं इस चीज़ को बाद में डिस्कस करूँगी, यहाँ पे बस आप इतना समझो कि अगर मैं किसी भी चीज़ को, भाई आइस थी, ठीक है, आइस को मैंने पानी के अंदर कन्वर्ट किया बाय हीटिंग, ठीक है, तो मैं पानी को वापस आइस में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, ठीक है, बाय कूलिंग, ठीक है। तो ये मेरा चेंज क्या है, रिवर्सिबल है। भाई आइस वाटर के अंदर चेंज हो सकता है, वाटर आइस के अंदर चेंज हो सकता है, ये मेरा क्या है, एक रिवर्सिबल चेंज है। मतलब ये मेरा रिवर्सिबल चेंज है कि आइस वाटर के अंदर और वाटर आइस के अंदर चेंज हो सकता है। तो ऐसा चेंज जो रिवर्सिबल हो उसको ही हम क्या कहते हैं, फिज़िकल चेंज। ध्यान रखना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको आगे भी आएंगे और आपकी समझ ही काम आएगी उस समय। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, तो सॉलिड जो है, मैंने आपको दो फिनोमिना बताए कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो दो फिनोमिना हो सकते हैं कि आइदर आपका हीटिंग हो सकता है, ठीक है, आइदर हीटिंग हो सकता है और नहीं तो कूलिंग हो सकता है। दो में से यही चेंज हो सकता है। बट हमने अब क्या पढ़ना है, इससे फर्दर हमने आगे क्या एक स्टेप पढ़ना है कि जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होता है, ठीक है ना, जब एक आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन, ठीक है। मेल्टिंग या फिर फ्यूजन, मेल्ट हो रहा है, आइस मेल्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड में। बट अगर लिक्विड जो है वो वाटर वेपर में चेंज हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, मतलब वो गैस की फॉर्म में जब चेंज होता है तो हम उसको बॉइलिंग कहते हैं। अगर आप नॉर्मली ऑब्जर्व करते हो तो पानी जब आप एक टेम्परेचर तक आप पानी को गर्म करोगे, हीटिंग दोगे, धीरे 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 करके क्या होगा, बॉइलिंग में आप बबल्स देखोगे। जब वो बबल्स बनने शुरू होते हैं मतलब कि पानी जो है वो बॉईल हो गया, ठीक है। अब वो बबल्स अगर बन रहे हैं तो आप देखोगे कि एक लिड अगर आपने कवर की हुई है उस पर्टिकुलर कंटेनर पे, तो आप देखोगे कि उसके ऊपर जो है वो भाप बैठ गई है, ठीक है। पहले भाप बनती है और अगर आप उसको ढक के रखते हो तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि पानी भी है और वाटर वेपर भी बन रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तब उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलते हैं। जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है बाय हीटिंग, ये सारा काम हो रहा है हीटिंग का, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों प्रोसेसेस में मैं हीट दे रही हूँ, ठीक है। तो उस प्रोसेस को मैंने बोला बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन, ठीक है। अब जब गैस जो है, मैं अगर सपोज़ कूलिंग की बात करती हूँ तो गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन, ठीक। एंड देन अगर लिक्विड जो है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। जैसे अगर गैस है, गैस के पार्टिकल्स को अगर मैं कंडेंस कर दूँ, ठीक है, कंडेंस कर दूँ तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। वो कैसे होगा अभी हम समझेंगे। एक फिनोमिना है और बहुत आसान फिनोमिना है वो चीज़, उस फिनोमिना को वैसे हम बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है।
तो अभी हम पढ़ते हैं, 5 मिनट के बाद हम इस टॉपिक को ही पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ सॉलिड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं सब्लीमेटरी सॉलिड्स। ठीक है, सब्लीमेटरी सॉलिड्स क्या हैं? जैसे कैम्फर, कपूर। ठीक है, आप पूजा घर वगैरह में कपूर हम यूज़ करते हैं पूजा के टाइम पे। नैप्थलीन बॉल्स कपड़ों के अंदर रखते हैं। ठीक है, अलमारियों में साइड में लगा के रखते हैं जगह जगह पे। ठीक है, तो ये क्या है? आपने कभी देखा है कि ये जो कपूर है या ये जो आपका नैप्थलीन बॉल है, ठीक है, क्या ये कभी लिक्विड फॉर्म में आता है? नहीं, आपने अलमारी में रखा हुआ है कपड़ों के बीच में, और ये बाद में धीरे 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 करके ख़त्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक ऐसा सॉलिड जो लिक्विड में ना चेंज होके सीधा गैस फॉर्म में, सीधा वेपर फॉर्म में चेंज हो रहा है। ऐसे सॉलिड्स को हम बोलते हैं सब्लीमेटरी सॉलिड्स। और जो ये प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं सब्लीमेशन। वो एक ऐसा प्रोसेस इन विच ऑन हीटिंग या फिर दे डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड टू गैस, गैशियस फॉर्म में आ जाते हैं वो। ठीक है, बाय जब हम हीट करते हैं, जैसे अगर नैप्थलीन बॉल्स हैं, हमने उसको तो हमने रख दिया। ठीक है, अगर हम हीट भी करेंगे ना तो सीधा ये आपका एक वेपर फॉर्म बनाएगा। ठीक है, कैम्फर है, कैम्फर को तो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, वो जैसे ही फायर कैच करता है तो वो वेपर फॉर्म में आ जाता है, वो लिक्विड नहीं छोड़ता। ठीक है, तो सॉलिड्स जब डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएं उसको हम क्या बोलते हैं? सब्लीमेटरी सॉलिड्स। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लीमेशन। नाउ कमिंग टू आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, जिसको मैंने कंडेंसेशन के लिए थोड़ा सा रोक के रखा था, तो वो क्या है आपका? तो यहाँ पे देखो, कंप्रेशन, वर्ड कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है? कि कोई भी एक चीज़ कंप्रेस होना, दबाना। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, आप इस डायग्राम को देखो। ठीक, इस डायग्राम में मैंने गैस लिया। ठीक है, एक कंटेनर में मैंने गैस लिया। अब मैंने ऊपर से ये प्रेशर लगाया, मैंने इतना प्रेशर लगा दिया। ठीक है, मैंने क्या किया? इतना प्रेशर लगा दिया। तो ये जो मेरे पार्टिकल्स अभी दूर दूर थे गैस के, ये मेरे कितने हो गए? मेरे पास पास हो गए। ठीक है, मतलब मैं उसे कंप्रेस कर रही हूँ, और कंप्रेस करने की गुंजाइश जो है वो तभी तो होगी ना जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब गैसेस जो हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल, लिक्विड्स मॉडरेट कंप्रेसिबल, और सॉलिड्स भाई वो कंप्रेस होते ही नहीं हैं। ठीक है, सॉलिड्स में कंप्रेसिबिलिटी का कोई फैक्टर नहीं होता। कंप्रेसिबिलिटी समझने के लिए सिर्फ इतना दिमाग में रखो कि कंप्रेसिबिलिटी वो ही चीज़ शो करेगा जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होगा। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को प्रेस तब कर सकते हो जब उसमें कोई एक स्पेस होगा। ठीक है, तो गैसेस हाईली कंप्रेसिबल हैं। अब अगर मैंने इस डायग्राम में, आप देख रहे हैं कि अगर मैंने ये डायग्राम दिखाया आपको, इसमें पार्टिकल्स दूर दूर हैं, पर उसके बाद जब मैंने कंप्रेस कर दिया तो ये पार्टिकल्स क्या हो गए? पास पास आ गए। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ और बताई कि जो आपका गैसेस हैं, ठीक है, गैसेस जो हैं वो कंडेंस हो रहे हैं। ठीक है, और क्या बना रहे हैं? लिक्विड। ठीक है, तो गैसेस कंडेंस होके लिक्विड बना रहे हैं। इसमें आप थोड़ा सा समझिए कि ये कंडेंसेशन किस फॉर्म में है? कंप्रेसिबिलिटी की फॉर्म में है। जैसे आपके घर में एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, घरों में सिलेंडर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो उन सिलेंडर्स के अंदर जो एलपीजी है तो वो गैस। ठीक है, जब वो लीक होगी तो आप उसका लिक्विड पार्टिकल नहीं देखोगे, आप मतलब वो सराउंडिंग्स में गैस की फॉर्म में डिस्पर्स होगी, जिसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप नहीं होगा। बट अगर सिलेंडर में हमने उसको कहीं ना कहीं कंप्रेस किया हुआ है तो सिलेंडर के अंदर हमने क्या बोला? एल, एल मतलब लिक्विफाइड, हमने उसे कंप्रेस कर रखा है, और वो एलपीजी गैस हमारी किस फॉर्म में है? सिलेंडर के अंदर
लिक्विड फॉर्म में है, ना कि गैशियस फॉर्म में है। समझने की बात है। ऐसे ही कार्स वगैरह जो हैं दिल्ली वगैरह के अंदर, मोस्टली बसेस कार्स वगैरह जो हैं वो CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो कॉम्प्रेस्ड आ गया वर्ड कॉम्प्रेस्ड, तो नेचुरल गैस को कॉम्प्रेस किया हुआ है किस फॉर्म में। अब वो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस आपका किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। चलो और एक और एग्जांपल देके बताती हूँ आपको। भाई डीओ की बॉटल्स हैं, हम सब बड़े उससे मतलब यूज़ करते हैं कि हाँ भाई अच्छे से हमारे को खुशबू आएगी, ठीक है। तो ये डीओ की बॉटल क्या है, इसके अंदर जब भी आप एकदम से डीओ लगाओगे तो ये आपकी बॉडी में किस फॉर्म में निकलेगा, लिक्विड की फॉर्म में निकलता है। तो डीओ की बॉटल्स, परफ्यूम्स वगैरह, परफ्यूम्स तो छोड़ो, डीओ की जो बॉटल्स हैं वो भी किसका एग्जाम्पल है, कॉम्प्रेसिबिलिटी का है कि लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। जो भी डीओ है वो लिक्विड फॉर्म में उस बॉटल के अंदर होगा, ठीक है। जैसे ही वो बाहर आएगा वो गैस की फॉर्म में फैल जाएगा, ठीक है। वो जो भी उसका ऑर्डर होगा वो स्प्रेड हो जाएगा सराउंडिंग्स में, अच्छा होगा बुरा होगा, स्प्रेड हो जाएगा वो। तो कहीं ना कहीं गैसेस जब लिक्विड के अंदर कंडेंस होती हैं, उस प्रोसेस को तो हम कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी भी क्या है कि कॉम्प्रेसिबिलिटी इज़ ऑल्सो, देखो कॉम्प्रेसिबिलिटी को मैं कंडेंसेशन नहीं बोल रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कॉम्प्रेसिबिलिटी कंडेंसेशन होता है, नो। gases when convert into liquid, that phenomena is condensation, but compressibility is another way to convert gases into liquids, ठीक है। कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है कि हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाया गैस के ऊपर, ताकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉम्प्रेस हो गए एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। इतना प्रेशर लगाया कि वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो उस चीज़ को, उस फिनोमिना को हमने बोला कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है। अब आपके पास इसके बाद एक छोटा सा और असाइनमेंट आएगा, एक टॉपिक मैं आपको समझाऊंगी और इसके बेस पे आपको अपनी असाइनमेंट में से, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 10th और 11th आई थिंक सो। तो वो क्वेश्चन आपको उसके पार्ट्स जो हैं वो घर से करके लाने हैं, ताकि मैं उसका आंसर जो है आपको नोट्स में प्रोवाइड करूं और उसको डिस्कस भी कर लूं आपके साथ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, टेम्परेचर स्केल्स, ठीक है। तो टेम्परेचर नॉर्मली देखो, हमें ना डिग्री सेंटीग्रेड पता होता है। हम 3 टाइप के टेम्परेचर्स होते हैं, एक आपका डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट और एक होता है डिग्री केल्विन, ठीक है। अब जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है वो किस में नापा जाता है, वो सेल्सियस में होता है एक्चुअली में, और हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब हर स्केल का एक रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला देखो बनता है, फॉर्मूला डिराइव होता है, बट 9th क्लास में आपको डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करना है कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि हमने इस केल्विन के टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में क्या वैल्यू आएगी, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस केल्विन की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करोगे और सेंटीग्रेड की वैल्यू निकाल लोगे। जैसे आपको दिया गया कि, हाँ ये एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे, कि आपको सपोज़ डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया 27, ठीक है, और आपको कहा कि केल्विन निकालो, टेम्परेचर केल्विन में निकालो, कन्वर्ट करो 27 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आ गया कन्वर्जन का। तो जब तक आपको ये फॉर्मूला लर्न नहीं होगा कि डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इक्वल प्लस 273 इज़ इक्वल टू केल्विन, अब आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन। तो डिग्री सेंटीग्रेड एक ना एक वैल्यू दी हुई होगी,
जो भी कन्वर्जन तुमसे मांगा होगा उसकी वैल्यू दी हुई होगी। तो तुमने क्या करा, 27 रख दिया प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन। ठीक है, फिर मेरे को मिल गया मेरा आंसर कि 300 केल्विन आंसर होगा। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन निकलेगा। अगर मैं बात करती हूँ कि मैंने कहा कि कन्वर्ट 300 केल्विन इनटू सेंटीग्रेड। ठीक है, तो भाई अब हमें वैल्यू किसकी दी है, केल्विन की दी है। मेरे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है हर बार। ठीक है, आप ऐसे ही डायरेक्टली, चाहे आपको फॉर्मूला आता भी हो तो लिखना ज़रूरी है। टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है पेपर में कि हमने डायरेक्ट बस वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, फॉर्मूला लिखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मेरे को 300, भाई कन्वर्जन क्या दिया कि 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करो, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो मैंने भी क्या किया, 300 को यहाँ पुट करा, डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया प्लस 273। ठीक, अब मुझे पता है डिग्री सेंटीग्रेड मुझे निकालना है, और कोई भी चीज़ अगर मैं इधर की इधर लेके जाऊंगी तो साइन चेंज हो जाता है। तो 300 में से माइनस 273 करूँगी, कितना आएगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मेरा आंसर आ गया। सिंपल, ये यूनिट लगानी ज़रूरी है पीछे जिस भी चीज़ में पूछा जाएगा। तो ये कन्वर्जन आपको समझ आया कि आपके पास जो है ये एक फॉर्मूला है कि डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आपके पास ये एक फॉर्मूला है, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू सॉरी प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन। ठीक है, अब आपके पास एक और फॉर्मूला क्या है, ये रिलेशन तो है डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन के बीच में। फिर हमारे पास एक और स्केल आता है फ़ारेनहाइट। ठीक है, हम घरों में बोलते हैं कि भाई इसको तो 104 बुखार है। ठीक है, अब वो 104 क्या है भाई, वो सेल्सियस में नहीं है। समझो इस बात को, अगर वो सेल्सियस में होता तो हमारा पानी कितने पे बॉईल होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर गेट्स बॉइल्ड। ठीक है, मतलब इतना टेम्परेचर हमारी बॉडी का कैसे हो सकता है, नहीं। तो वो 104 क्या है, फ़ारेनहाइट में है टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे आपको एक रिलेशन दिखेगा कि जब हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का रिलेशन देखो, इसलिए मैंने लिखा, ये केल्विन लिखा, सेल्सियस को बीच में लिखा और फ़ारेनहाइट लिखा। तो केल्विन और सेल्सियस के बीच का जो रिलेशन है वो ये है, और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का रिलेशन क्या है, वो ये है, 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 इज़ इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब सपोज़ मैंने आपको बोला 104। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि कन्वर्ट 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू सेंटीग्रेड। शुरू हो जाते हैं फिर, 104। ठीक है, 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ठीक है, अब देखो आपकी ये वैल्यू आपको अगर सॉल्व करना है तो थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे दोबारा से सॉल्व करते हैं कि आपके पास डिग्री फ़ारेनहाइट कितना दिया हुआ है, 104। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं पुट करती हूँ तो 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 इज इक्वल टू 104। ठीक है, फॉर्मूला आप लिखोगे, यहाँ पे मैं नहीं लिख रही हूँ, बट आपको पहले फॉर्मूला लिखना है, देन यू हैव टू पुट ऑल दी वैल्यूज़। फिर आपके पास यहाँ पे 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 104 माइनस 32। ठीक है, तो 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू, अब आप इसमें से माइनस कर दो 32 को। ठीक है, तो 32 को जब मैंने माइनस कर दिया तो 72 आ गया। अब उसके बाद डिग्री सेंटीग्रेड कोई भी वैल्यू है इधर जाएगी तो 72 इंटू 5/9। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको वैल्यू को कट करोगे। ठीक है, तो डिग्री सेंटीग्रेड कितना आया, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है, 37। ठीक है, और
जब आप उसको कन्वर्ट करके डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 104 बुखार है तो मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मैंने ये कहा कि कन्वर्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, अब हम इसको ऑपोजिट वे में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कि कन्वर्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू फ़ारेनहाइट। तो लो जी, हम करेंगे, 40 को भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये 8 से काट दिया, तो 72 प्लस 32 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 4 और लो जी 10, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आंसर हो गया। सिंपल। देखो यूनिट्स लगानी नहीं भूलनी है, कैलकुलेशंस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मैथमेटिक्स कितना अच्छा है, बट हाँ यूनिट्स लगानी नहीं भूलनी है, क्योंकि अगर आप यूनिट्स लगानी भूलते हो तो कहीं ना कहीं आप नंबर खुद के बेमतलब से कटवा रहे हो। ठीक है, तो ये आपका एक टॉपिक जो है कैलकुलेशन का, छोटा सा टॉपिक है कैलकुलेशन का, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, और इसके बेस पे आप प्लीज़ अपनी असाइनमेंट के पहले वो 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 6 क्वेश्चंस आई थिंक सो टोटल, आप वो कैलकुलेट करेंगे, उसके आंसर्स जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, अब से आपको डेली मतलब कोई ना कोई एक छोटे छोटे फॉर्मेट्स में असाइनमेंट मिलेगी, ताकि थोड़ा सा मेरे को भी और अच्छे से पता लग सके कि आप लोग कैसे चीज़ों को कितना अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम धीरे धीरे करके टेस्ट की जल्दी ना रख के हम पहले उस चैप्टर की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, उसके बाद हम टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो आपको आपकी असाइनमेंट्स मिल गई कल के लिए, तो आप उसको प्लीज़ करके लेकर आना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।